सालों कांग्रेस में रहे और बाद में कांग्रेस से रिश्ता तोड़ के नई पार्टी गठित करने वाले गुलाम नबी आजाद के मुंह से पीएम मोदी के लिए तारीफें निकल रही है। अब आजाद ने कहा कि पीएम मोदी ने कभी बदले की भावना से काम नहीं किया, उसका बर्ताव राजनेता जैसा है। कांग्रेस से अलग होकर नई पार्टी बनाने वाले गुलाम नबी आजाद ने एक बार फिर पीएम नरेंद्र मोदी की तारीफ की है। 50 साल से ज्यादा समय तक कांग्रेस ही रहे गुलाम नबी आजाद ने कहा कि नरेंद्र मोदी का व्यवहार महान राजनेता जैसा है। मैं मोदी को क्रेडिट देना चाहता हूं। मैंने उनके साथ जो भी किया है, लेकिन वहां सदैव पूर्ण रहे हैं। विपक्ष के नेता के तौर पर सीएए, हिजाब विवाद और आर्टिकल 370 जैसे मसलों पर मैंने उन्हें खूब घेरा था, लेकिन पीएम मोदी ने कभी भी बदले की भावना से काम नहीं किया। उन्होंने एक राजनेता जैसा ही बर्ताव हमेशा किया। गुलाम नबी आजाद ने कांग्रेस के असंतुष्ट G23 नेताओं के भाजपा का मुखौटा होने के आरोपों पर भी बात की। उन्होंने कहा कि यह बेहुदा बात है। यदि G23 भाजपा के प्रवक्ता के तौर पर काम करते तो क्या कांग्रेस उन्हें सांसद बनाती? आखिर उन्हें सांसद, महासचिव और अन्य पदों पर क्यों रखा गया? मैं अकेला ऐसा आदमी हूँ जिसने अलग होकर पार्टी बना ली है। अन्य लोग तो आज भी वही है। इस तरह के आरोप बचकाना है और दुर्भावना से भरे हुए हैं। गुलाम नबी आजाद ने खुद के भाजपा के करीब होने के आरोपों को भी खारिज कर दिया। गौरतलब है कि गुलाम नबी आजाद ने बीते साल ही कांग्रेस से रिश्ता तोड़ लिया था और जम्मू कश्मीर में अपनी डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आजाद पार्टी का गठन कर लिया था। उन्होंने पार्टी छोड़ने के दौरान कांग्रेस की दुर्गति के लिए राहुल गांधी को जिम्मेदार बताया था। आजाद ने कहा था कि राहुल गांधी ने 2013 में जो अध्यादेश फाड़ा था उससे उनकी छवि खराब हुई थी। कांग्रेस में चापलूसों को महत्व मिलने और पुराने लोगों को किनारे लगाने का आरोप भी गुलाम नबी आजाद ने लगाए थे। उन्होंने सोनिया गांधी के नाम पर लिखे अपने इस्तीफे वाले पत्र में ये तमाम आरोप लगाए थे। ब्यूरो रिपोर्ट, GSTV। सरकार के मंत्री दयाशंकर सिंह और स्वाति सिंह का तलाक और उसी तलाक के चलते 22 साल बाद रिश्ता भी खत्म हो चुका है। आखिर क्या कारण है कि दयाशंकर सिंह और स्वाति सिंह के रिश्तों के बीच कड़वाहट आ गई? आइए देखते हैं। मंत्री दयाशंकर सिंह और पूर्व मंत्री स्वाति सिंह का तलाक हो गया। दरअसल मंत्री दयाशंकर और पत्नी स्वाति में काफी दिनों से अनबन चल रही थी। स्वाति सिंह ने साल 2012 में भी तलाक की अर्जी दाखिल की थी और 18 मई 2001 को हुई शादी अब टूट गई है। आपको बता दें कि यूपी चुनाव से ठीक पहले स्वाति सिंह का एक ऑडियो वायरल होने के बाद पति पत्नी का विवाद चर्चाओं में आ गया था। इसी के बाद भाजपा ने स्वाति सिंह का टिकट काट दिया और दयाशंकर सिंह को बलिया नगर से मैदान में उतारा। दयाशंकर सिंह चुनाव जीतकर विधायक भी बन गए। पहले दयाशंकर सिंह और स्वाति लखनऊ की सरोजनी नगर सीट से चुनाव लड़ने का टिकट मांग रहे थे। एक ही सीट पर पति पत्नी ने दावा कर पार्टी ने स्वाति का टिकट काटकर सरोजनी नगर से राजेश्वर सिंह को उम्मीदवार बनाया था, जबकि दयाशंकर को बलिया सदर सीट से मैदान में उतारा गया था। इस बीच स्वाति सिंह फिर से फैमिली कोर्ट पहुंच गई। इससे पहले स्वाति सिंह ने 2012 में दयाशंकर से तलाक लेने की अर्जी कोर्ट में दी थी, लेकिन मंत्री बनने के बाद केस की पैरवी बंद कर दी। 2018 में फैमिली कोर्ट ने दोनों पक्षों के कोर्ट नहीं पहुंचने पर केस ही बंद कर दिया था। इसके बाद स्वाति से दोबारा केस खोलने के लिए फैमिली कोर्ट पहुंची। उनकी अर्जी पर एडिशनल प्रिंसिपल जज फैमिली कोर्ट ने ऑर्डर रिजर्व कर दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, GSTV। में बंद माफियाओं को लेकर पर शिकंजा कसने पर मामले में लापरवाही बरतने को लेकर जेल अधीक्षक पर गाज गिरी है। यूपी के बरेली, नैनी और बांदा के वरिष्ठ जेल अधीक्षक को सस्पेंड कर दिया गया है। इन जेलों के सुपरिटेंडेंट पर एक्शन इसलिए हुआ क्योंकि उन्होंने अशरफ अहमद, अतीक के बेटे अली अहमद और मुख्तार अंसारी पर शिकंजा कसने में लापरवाही बरती थी। बरेली जेल में बंद अशरफ अहमद, नैनी जेल में बंद अतीक अहमद के बेटे अली और बांदा जेल में बंद मुख्तार अंसारी पर शिकंजा कसने के मामले में लापरवाही बरतने पर इन तीनों वरिष्ठ जेल अध्यक्षों पर एक्शन लिया गया है। बरेली जेल के अध्यक्ष राजीव शुक्ला, नैनी के वरिष्ठ जेल अध्यक्ष शशिकांत सिंह और बांदा के अविनाश गौतम सस्पेंड किए गए हैं। इन अध्यक्षों के खिलाफ DIG ने एक रिपोर्ट दाखिल की थी। इसी के आधार पर एक्शन हुआ और उन्हें निलंबित कर दिया गया। बरेली जेल के अध्यक्ष राजीव शुक्ला पर जेल में बंद अशरफ को VIP सुविधा मुहैया कराने का आरोप है। बरेली में जब तक आधा दर्जन से ज्यादा जेल कर्मचारियों पर कार्यवाही हो चुकी है, इसके बाद अब गाज सीधे जेल अध्यक्ष पर गिरी है। उमेश पाल हत्याकांड के बाद से पुलिस प्रशासन सतर्क है। सिर्फ बरेली की ही बात की जाए तो इस हत्याकांड के बाद से अब तक 5 जेल अधिकारियों पर कार्यवाही की जा चुकी है। इसमें डिप्टी जेलर दुर्गेश प्रताप सिंह समेत 5 अधिकारियों को पूर्व में ही निलंबित किया जा चुका है।
इस पूरे मामले में बरेली जेल के सिपाही मनोज कुमार गौड़ शिवहरि अवस्थी को इसलिए गिरफ्तार किया था क्योंकि वह एक ही पहचान पत्र पर फर्जी तरीके से मुलाकात कराते थे। अभी कुछ दिन पहले ही अतीक अहमद और उसके भाई को प्रयागराज कोर्ट में पेशी के लिए लाया गया था और तब इन दोनों को भी नैनी जेल में ही रखा गया था। राजूपाल हत्याकांड के मुख्य गवाह उमेश पाल के अपहरण के मामले में प्रयागराज की एमपी एमएलए कोर्ट ने अतीक अहमद के भाई अशरफ को निर्दोष करार दिया था। वहां पहले से बरेली जेल में बंद था। वहीं इसी मामले में माफिया अतीक अहमद को उम्र कैद की सजा सुनाई गई थी। बताते चले कि अतीक अहमद इन दिनों अहमदाबाद की साबरमती जेल में बंद है। ब्यूरो रिपोर्ट जी। सरकार सावरकर गौरव यात्रा को लेकर विपक्ष के निशाने पर है। महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी की रैली हुई। इसमें शिवसेना के मुखिया उद्धव ठाकरे ने वीर सावरकर के मुद्दे पर बीजेपी को घेरा। उद्धव ठाकरे ने भाजपा को चुनौती देते हुए कहा है कि वो सावरकर के अखंड भारत के सपने को पूरा करके दिखाए। वहीं सावरकर को भारत रत्न न देने के लिए महाराष्ट्र विधानसभा में विपक्ष के नेता अजित पवार ने शिंदे फडणवीस सरकार को घेरा। उन्होंने कहा कि अगर हिम्मत है तो वीर सावरकर को सरकार भारत रत्न देकर दिखाए। गौरतलब है कि साल 2019 के महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के घोषणा पत्र में बीजेपी ने वीर सावरकर को भारत रत्न देने का वादा किया था। तब शिवसेना ने बीजेपी के साथ मिलकर चुनाव लड़ा था, लेकिन बाद में मुख्यमंत्री पद को लेकर दोनों पार्टियां अलग अलग हो गई। शिवसेना भी सावरकर को भारत रत्न देने की मांग करती रही है। ऐसे में सवाल उठता है कि सावरकर को देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान पुरस्कार मिलने में कहां पेच फंसा हुआ है। साल 2019 में लोकसभा में मोदी सरकार ने विनायक दामोदर सावरकर को भारत रत्न देने के सवाल पर संसद में जवाब दिया। लोकसभा में केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने जानकारी दी थी कि भारत रत्न के लिए किसी औपचारिक सिफारिश की जरूरत नहीं होती है। हालांकि अलग अलग वर्गों की तरफ से भारत रत्न सम्मान के लिए सिफारिशें आती रहती है। भारत में भारत रत्न देने की शुरुआत 1954 में हुई थी। पहले ये सम्मान जीवित व्यक्ति को ही दिया जाता था, लेकिन साल 1955 में नियमों में बदलाव किया गया और मरणोपरांत भी भारत रत्न दिए जाने का प्रावधान जोड़ा गया है। ब्यूरो रिपोर्ट जीएसटी। तो सरकार ने फर्जी नोट पर रोक लगाने के लिए अहम कदम उठाया। इसके लिए सरकार ने छोटे नोटों को एटीएम में शामिल करने के लिए निर्देश जारी किया है। इस निर्देश से अब आपको आसानी से 100-200 के नोट एटीएम से मिल सकते हैं। एटीएम में छोटी नोटों की डिमांड काफी ज्यादा होती है। आमतौर पर लोगों के लिए छोटे नोट में लेन देन आसान होता है। एटीएम से छोटे नोट न निकल पाने से लोगों को बड़ी नोट के खुले कराने में दिक्कत का सामना करना पड़ता है। मगर अब ये दिक्कत ज्यादा दिन नहीं है। अब आप आसानी से एटीएम से छोटे नोट निकाल सकते हैं। जी हाँ, सरकार ने हाल ही में इसके लिए निर्देश जारी किए हैं। देश में नोटबंदी के बाद अब तक सिर्फ 84 करोड़ रुपए के ही फर्जी नोट पकड़े गए हैं। केंद्रीय वित्त मंत्रालय ने लिखित जवाब में यह कहा है कि इस पर रोक लगाने के लिए जाली भारतीय करेंसी नोटों पर रोक लगाने के लिए एनआईए से जांच कराई जा रही है। आतंकी संगठन के पैसे देने के मामले की भी बात सामने आई थी, जिसमें कई एजेंसियों को काम पर लगाया गया है। इसके लिए बनी नोडल एजेंसी स्मगलर की जानकारी और उसके विश्लेषण के लिए देश के पड़ोसी देश के साथ संयुक्त टीम बनाई गई है, जो काम कर रही है। मंत्रालय ने साफ कहा है कि 2015 में आरबीआई ने महात्मा गांधी श्रृंखला 2005 जारी किए सभी नोटों में एक नया नंबरिंग पैटर्न और फोटो लगाई गई है, जिसमें आसानी से लोग असली और नकली में पता लगा सकेंगे। आम जन के लिए इसकी पूरी जानकारी आरबीआई की वेबसाइट पर दी गई है, जिसे आसानी से वो जान सकते हैं। आरबीआई ने बड़े नोट के अलावा 100 रुपए और उससे अधिक कीमत की नोट्स में अपने काउंटर पर या एटीएम से जारी करने को कहा है। ब्यूरो रिपोर्ट जीएसटीवी। तो पूर्व केंद्रीय मंत्री मेनका गांधी का एक वीडियो सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बना हुआ है। उन्होंने गधी के साबुन का जिक्र किया, साथ ही उन्होंने रानी क्लियोपेट्रा का भी जिक्र किया। ऐसे में यह सवाल बना हुआ है कि क्या वाकई गधी का दूध इतना कारगर होता है। सांसद मेनका गांधी के भाषण का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वायरल हो रहे इस वीडियो में वह मंच से कहती है कि गधी के दूध से बना साबुन औरत के शरीर को सुंदर रखता है। इसके साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि मशहूर रानी क्लियोपेट्रा गधी के दूध से नहाती थी। मेनका गांधी आगे कहती है कि दिल्ली में गधी के दूध का साबुन 500 रुपए में बिकता है। क्यों नहीं
हम लोग बकरी के दूध और गधी के दूध का साबुन बनाए। उन्होंने कहा कि गधों की संख्या घट रही है। उन्होंने पूछा, आप लोगों को गधे देखे कितने दिन हो गए? मेनका गांधी के इस बयान के बाद एक बार फिर गधी के दूध की चर्चा हो रही है। साथ ही साथ भी सवाल ये है कि क्या वाकई क्लियोपेट्रा गधी के दूध से नहाती थी? एक वक्त क्लियोपेट्रा को दुनिया की सबसे सुंदर और अमीर औरत माना जाता था। क्लियोपेट्रा का संबंध भारत से भी था। उन्हें भारत के गरम मसाले और मोती पसंद थे। क्लियोपेट्रा ने 51 ईसा पूर्व तक मिस्र पर शासन किया। इतिहास में इस बात का भी जिक्र है कि अपने खूबसूरत यौवन के लिए गधी का दूध इस्तेमाल करती थी। कहा जाता है कि क्लियोपेट्रा हर दिन नहाने के लिए 700 गधी का दूध मंगाती थी। गधी के दूध से त्वचा खूबसूरत दिखती है। इस बात को एक खोज में भी कहा गया है। में जनता सरकार के खिलाफ सड़कों पर उतरी हुई है। वहीं इस बीच फ्रांस की एक मंत्री का फोटो प्लेबॉय मैगजीन के कवर पर छपा है। इस तस्वीर के सामने आने के बाद उन्हें आलोचना का शिकार होना पड़ रहा है। हालांकि उसने अपने आलोचकों को करारा जवाब दिया है। जी हाँ, बात हो रही है दुनिया भर में ख्याति प्राप्त मैगजीन प्लेबॉय की। यह मैगजीन में फ्रांस सरकार की मंत्री मार्लिन शियप्पा की तस्वीर छपी है, जिससे वो विवादों में आ गई है। मार्लिन ने प्लेबॉय पत्रिका के लिए पोस्ट दिया था, जिसके बाद वह अब अपनी ही पार्टी के सदस्यों के निशाने पर आ गई है। शियप्पा 2017 से सरकार में मंत्री है। महिलाओं और LGBTQ अधिकारियों को लेकर उनका एक इंटरव्यू भी छपा है। वह सामाजिक अर्थव्यवस्था और फ्रांसीसी संघों की वर्तमान मंत्री है। सफेद कपड़े में उन्होंने कवर के लिए फोटो खिंचवाया। शियप्पा लंबे समय से महिला अधिकारों की हिमायती रही है। 2017 में उन्हें देश की पहली लैंगिक समानता मंत्री नियुक्त किया गया था। वह एक कानून लाने में भी कामयाब रही, जिसके तहत सड़क पर महिलाओं को परेशान करने वाले पुरुषों पर तुरंत फाइन लगाया जाता है। मैगजीन पर फोटो को लेकर फ्रांसीसी प्रधानमंत्री इलियाबेथ बॉन सहित राजनीतिक सहयोगियों ने उनकी आलोचना की है। रिपोर्ट्स के मुताबिक प्रधानमंत्री ने कहा कि वह उचित नहीं था, विशेष रूप से इस अवधि के दौरान। दरअसल फ्रांस इस समय एक राजनीतिक और सामाजिक संकट की चपेट में है। विवादास्पद पेंशन सुधारों को लेकर फ्रांस में जनता राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के खिलाफ सड़कों पर है। सर्विलांस तकनीक के खिलाफ पश्चिमी देशों की सरकारें सख्त कार्रवाई में जुट गई है, लेकिन जासूसी के लिए इस्तेमाल किए जाने के डर के बावजूद चीनी सर्विलांस कैमरों की वैश्विक मांग कम नहीं हो रही है। सिक्योरिटी कैमरे से सुरक्षा खतरा और मानवाधिकार उल्लंघन का मामला सामने आया है। देखते इस रिपोर्ट में। क्या आपके पास घर पर सिक्योरिटी कैमरा है? अगर है तो बहुत संभव है कि वो हिकविजन का डाहुआ का बनाया हुआ होगा। वीडियो सर्विलांस के बिजनेस में इन दोनों कंपनियों का वर्चस्व है। मार्केट शोध एजेंसी IDC के ताजा आंकड़े के मुताबिक 2021 में करीब $35 अरब वाले वीडियो सर्विलांस उपकरण के वैश्विक बाजार में 1/3 हिस्सा इन्हीं दोनों कंपनियों का था। हुवाई जैसी चीनी कंपनियों यूरोपीय देशों में सुरक्षा पर खतरे के तौर पर देखी जाने लगी है, जबकि उनके उपकरण दुनिया भर के हवाई अड्डों, रेलवे स्टेशन और यहां तक कि सरकारी इमारतों में लगे हैं। हाल ही मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक हिकविजन की 10,000 डिवाइस जर्मनी में फिलहाल इस्तेमाल की जा रही है, पुलिस स्टेशनों से लेकर मंत्रालयों तक। लेकिन हर कोई इसे लेकर खुश नहीं। गंभीर और संवेदनशील बुनियादी ढांचे में उनकी मौजूदगी ने संभावित जासूसी की आशंका पैदा कर दी है। ब्यूरो रिपोर्ट, GSTV।